समंदर की गहराइयों से अपने गौरवशाली इतिहास को निहारता एक शहर। हजारों साल पहले प्राचीन भारत की सुख समृद्धि का प्रतीक एक शहर। आखिर क्या हुआ था इस शहर के साथ जो समंदर की गहराइयों में ये समा गया? क्या दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी निकल गई इस शहर को? हजारों साल पहले इस शहर को क्या शत्रुओं के विमान ने कर दिया था तबाह? प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक हजारों साल पहले इस शहर पर हुआ था ठीक आज की तरह का हवाई हमला। आसमान से लगातार 7 दिन तक इस शहर पर होती रही अग्नि वर्षा। इस हमले में तबाह हो गया करीब 70,000 महल, घर और मंदिरों वाला खूबसूरत शहर। ईश्वर भी उसकी रक्षा नहीं कर सके और हो गई एक शहर की जल समाधि। एक शहर की जल समाधि। अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्राचीन ग्रंथों में जिक्र होने वाले उस शहर का जिसे बहुत सालों तक मिथक और किंवदंतियों का हिस्सा माना जाता रहा है। लेकिन जब समुद्र की गहराई में खुद को खोजे जाने का इंतजार कर रहे शहर तक आधुनिक विज्ञान पहुंचा तो प्राचीन भारत की वैज्ञानिक तरक्की के नए सबूत भी सामने आ गए। धरती के किनारों से दूर समंदर की गहराइयों में अपने अतीत की गौरव गाथा सुनाने वाला ये शहर कब वजूद में आया और कब तबाह हो गया? इस शहर के तबाह हो जाने की वजह क्या थी? इस पर इतिहासकारों में आज भी अच्छा खासा मतभेद है, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये स्वीकार करते हैं कि कभी इस शहर का वजूद था। पुरातत्वविदों में समंदर की गहराइयों की जांच पड़ताल करने वाले ओसेन वृजिनियो ने आधुनिक तकनीक की मदद से इस शहर को खोज निकाला है। इस शहर की खोज से प्राचीन भारत की शानदार वैज्ञानिक तरक्कियों का झरोका भी खुला है। इस शहर ने उन दावों को भी मजबूती दी है। बहुत संभव है कि प्राचीन भारत में आकाश में उड़ने वाले विमान रहे हों। क्या प्राचीन भारत में विमान थे? हालांकि ये विवाद का विषय है, लेकिन हाल ही में मुंबई में आयोजित इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे पेपर भी पढ़े गए जिनका दावा है कि प्राचीन भारत में विमानों का आविष्कार हो चुका था। Aeroplane is a vehicle. Aeroplane is a vehicle which travels through the air from one country to another country, from one continent to another continent, and from one planet to another planet. इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा गया ये शोध पत्र खासा विवादित रहा, लेकिन भारत के प्राचीन और पौराणिक ग्रंथों में विमानों का जिक्र मिलता है। सवाल ये है कि तब के इंसान ने ऐसा सोचा ही कैसे कि इंसान उड़ भी सकता है? रामायण में अगर पुष्पक विमान का जिक्र है तो महाभारत में भी एक कथा है। इस कथा के मुताबिक राजा शल्य ने द्वारका नगरी पर उड़ने वाले रथ से हमला किया था। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने भी शल्य पर उस अस्त्र से प्रहार किया था जिससे भयंकर ऊर्जा निकलती थी। कृष्ण ने शल्य को तो पराजित कर दिया, लेकिन उसके आसमानी रथ से बरसने वाली आग ने द्वारका को तबाह कर दिया और द्वारका जलमग्न हो गई। द्वारिका, इस शहर का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या है इस नगरी की कहानी? कैसे नगरी हो गई जलमग्न? क्या विमानी हमलों से हुई नष्ट या ऐतिहासिक सुनामी उसे निगल गई?
ये आज भी राज है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मिथक के पन्नों से निकलकर ये नगरी अब हकीकत है, क्योंकि समुद्र की गहराई में इस नगरी के प्रमाण खोजे और निकाले गए हैं। आज का गुजरात हिंदुस्तान का वो राज्य जिसके बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहीं कहीं पर द्वारका नगरी थी, लिहाजा भारतवर्ष की गौरव नगरी की तलाश भी यहीं से शुरू हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के मरीन आर्कियोलॉजी विभाग ने 1983 से ही द्वारका की तलाश शुरू कर दी थी। द्वारका तलाशने के मिशन का निर्देशन किया था जाने माने पुरातत्वविद SR राव ने। राव और उनकी टीम ने द्वारका की तलाश का पहला सुराग महाभारत से ही लिया। महाभारत में एक कहानी मिलती है कि द्वारका समुद्र में डूब गई थी, लिहाजा कृष्ण की नगरी की तलाश भी गुजरात से सटे समंदर के उस इलाके से की गई जिसे खंबात की खाड़ी कहा जाता है। राव की टीम के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी और कुछ और खोजी दलों ने भी समंदर के भीतर प्राचीन द्वारका को खोजने की कोशिश की। समंदर में कई बरस तक चले मुश्किल मिशन के बाद साल 2000 में पुरातत्वविदों को खंबात की खाड़ी में समंदर में करीब 131 फीट नीचे एक जलमग्न प्राचीन नगरी के अवशेष नजर आने लगे। 2005 में भारतीय नौसेना की मदद से प्राचीन द्वारका नगरी से जुड़े अभियान को जोर शोर से बढ़ाया गया। इस अभियान के लिए नौसेना के 11 गोताखोरों को पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया। नवंबर 2006 में नौसेना के सर्वेक्षक पोत ने INS निर्देशक ने द्वारका के पास समंदर का सर्वेक्षण किया था। इन खोज अभियानों के दौरान समंदर की गहराई में कटे छटे पत्थर भी मिले। छोटे बड़े करीब 200 ऐसे नमूने समंदर से बाहर भी लाए गए। For many people, the description of fabulous ancient cities in the Sanskrit writings of India were simply mythology. But with the discovery of the remains of a sunken city off the coast of India in the location of Dwarka, all that has changed. People are beginning to look at these ancient writings in a new light and see them not simply as mythology, but as actual historical record. हालांकि आधुनिक इतिहास का दावा है कि प्राचीन मानव सभ्यता का विकास ही करीब 5000 साल पुराना है, लेकिन गुजरात के समंदर में मिले अवशेष इन सिद्धांतों के दोबारा परखने की जरूरत भी बताते हैं। दरअसल समंदर के भीतर मिले कुछ अवशेष ऐसे भी थे जिन्हें ईसा के जन्म से कई हजार साल पहले का माना गया। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में पुरातात्विक अवशेषों की खोज की है। समंदर के भीतर मिले भवनों, खंडहरों को जानकारों ने चूना पत्थर से बना हुआ माना है। पुरातत्व विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये खंडहर किसी नगर या मंदिर के अवशेष लगते हैं। द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी। 10 मीटर गहराई तक किए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी मिली। जानकारों का मानना है कि जमीन पर मिले अवशेष और समुद्र के भीतर मिले खंडहर एक जैसे ही हैं। मई 2001 इस तारीख को तत्कालीन विज्ञान और तकनीक मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने खंबात की खाड़ी में समंदर के नीचे प्राचीन अवशेष खोजे जाने की जानकारी दी। सरकार की तरफ से दी गई इस जानकारी में कहा गया कि गुजरात के समुद्र तट से 9 किलोमीटर दूर करीब 40 मीटर नीचे वो जगह मिली है जिसे गल्फ ऑफ खंबात कल्चरल कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। इस कॉम्प्लेक्स से मिले पुरातात्विक अवशेष के वक्त का पता लगाने के लिए कुछ नमूने ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड और जर्मनी के हनोवर भी भेजे गए। कार्बन डेटिंग के लिए भारत की 2 प्रयोगशालाओं को भी इनके नमूने भेजे गए, लेकिन कुछ जानकारों का मानना था कि ये अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के भी हो सकते हैं। दरअसल
ये मानी हुई बात है कि एक वक्त अरब सागर अपने आज के स्तर से 100 मीटर नीचे थे। जल स्तर बढ़ने के बाद अरब सागर के किनारे स्थित कई प्राचीन नगर जलमग्न हो गए थे। कई पुरातत्व विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र में मिले अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से मेल नहीं खा रहे। यहाँ तक कि समुद्र के भीतर जो खंडहर मिले हैं उसकी बनावट और अंदाज भी सिंधु घाटी से बिल्कुल अलग है। लिहाजा ये मानने वालों की कमी नहीं कि समुद्र के भीतर जो अवशेष मिले हैं वो द्वारिका नगरी के ही हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की बसाई द्वारका नगरी अपने वैभव और दौलत के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। कहते हैं इस नगरी में एक बहुत बड़ा मंदिर था। यही नहीं, पूरे द्वारका में करीब 70,000 छोटे बड़े मंदिर, घर और इमारतें थी। ये नगरी चारों तरफ से एक दीवार से घिरी हुई थी। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित ये नगरी सचमुच में इतनी बड़ी नहीं भी थी। तब भी समंदर के भीतर से कुछ और अवशेष भी मिलने चाहिए थे, मगर खोजी दल की तलाश में जो मिला है उसमें छोटे छोटे 200 अवशेष ही हैं। 560 मीटर लंबी दीवार है जो शायद चूने की है। अवशेषों में सबसे बड़ा सबूत लकड़ी का एक टुकड़ा है। लकड़ी के इस टुकड़े की 2 बार कार्बन डेटिंग की गई। NGRI हैदराबाद ने इसे 7190 BC पुराना माना। जर्मनी की हनोवर स्थित प्रयोगशाला ने इसे 7545 से 7490 वर्ष पुराना माना। बेशक समंदर के भीतर से मिला लकड़ी का वो टुकड़ा बहुत पुराना है, लेकिन भारत में कार्बन डेटिंग की शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर DP अग्रवाल इसके मिलने को प्राचीन द्वारका नगरी का सबूत नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि समंदर के किनारे लकड़ी के ऐसे प्राचीन टुकड़े कई जगह से मिल चुके हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पुरा भाषा विशेषज्ञ और संस्कृत के प्रोफेसर माइकल विट्जल का मानना है कि समंदर के भीतर मिली चूने की दीवार मानव निर्मित न होकर समंदर में मिलने वाली कुदरती चूने की चट्टान भी हो सकती है। साल 2003 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के एस गौर और सुंदरेश ने अपने शोध पत्र में समुद्र से मिले अवशेषों को हड़प्पियन संस्कृति के साथ जोड़ा था। उनकी ये दलीलें थी कि ईसा से 1700 साल पहले द्वारका के पास आए टापू पर नागेश्वर के पास हड़प्पियन संस्कृति के लोग रहते थे, जो सौराष्ट्र के बंदरगाहों पर आते जाते रहते थे। बाद में उनके बसेरे उजड़ गए और वही अवशेष बाद में समुद्र से मिले। पुरातत्वविदों की ये थ्योरी उस पौराणिक कहानी के काफी नजदीक है, जिसके मुताबिक महाभारत खत्म होने के बाद श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को ब्रज से गुजरात लाकर समुद्र तट के किनारे बसाया था। दूसरी तरफ सबसे पहले द्वारका नगरी की खोज शुरू करने वाले डॉक्टर SR राव ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ लेजेंड सिटी ऑफ द्वारका में लिखा है कि समंदर के भीतर मिले अवशेष प्राचीन द्वारका के ही सबूत हैं। उनका मानना है कि समंदर में अगर गहराई से खोज की जाए तो पूरी द्वारका नगरी मिल सकती है। अफसोस की बात यह है कि साल 2007 के बाद से विशेषज्ञ और समंदर में खोज करने वाले आधुनिक उपकरणों की कमी की वजह से खंबात की घाटी में पुरातत्व सर्वेक्षण का काम रुक गया। कई दशक तक चले अधूरे खोज अभियान की वजह से ये राज आज भी नहीं खुल सका है कि द्वारका कैसे डूब गई। किंवदंतियों में जहां द्वारका में शल्य के आक्रमण का जिक्र है, वहीं ये भी जिक्र है कि महाभारत खत्म होने के 36 साल बाद समंदर की लहरों ने द्वारका को अपने आगोश में ले लिया। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्राचीन काल में आई भयंकर सुनामी में अरब सागर के किनारे बसे कई नगर डूब गए।